साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम में यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, हरित अर्थव्यवस्था क्या होता है, गिग अर्थव्यवस्था क्या होता है, नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इंडिगो अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उभरते क्षेत्रक के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार। उभरते क्षेत्रक के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार: सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, इंडिगो इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, गिग इकोनॉमी क्या होता है और इंडिगो इकोनॉमी क्या होता है। तो आज हम यह जानने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। तो चलिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के विषय में समझने का प्रयास करते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपशिष्ट और प्रदूषण को न्यूनतम करने वाली गतिविधियों पर आधारित हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपशिष्ट या वेस्ट और प्रदूषण को न्यूनतम करने वाली गतिविधियों पर आधारित हो, उसे हम चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? जो अपशिष्ट और प्रदूषण को न्यूनतम करने वाली गतिविधि पर आधारित हो। अपशिष्ट और प्रदूषण को न्यूनतम करने वाली गतिविधि पर आधारित हो, उसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संसाधनों का पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस किस पे बल दिया जाता है? तो संसाधनों का पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण पे बल दिया जाता है। इसके द्वारा कम से कम इनपुट के साथ अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? इस अर्थव्यवस्था में कम से कम इनपुट के साथ अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए 3D कंसेप्ट का उपयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 3D कंसेप्ट का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए 3D कंसेप्ट का उपयोग किया जा रहा है। ये 3D क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यह किसके लिए है? यह सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए है। क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नीति आयोग द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। किसके द्वारा विशेष फोकस किया जा रहा है? तो नीति आयोग द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था पे विशेष फोकस किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा यह बताया गया है कि आने वाले 5 से 7 साल में सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा लाखों नए उद्यमी सामने आएंगे और लगभग 15 मिलियन सृजित होगा। नीति आयोग द्वारा क्या बताया गया है? नीति आयोग द्वारा यह बताया गया है कि अगले 5 से 7 साल में सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा लाखों नए उद्यमी सामने आएंगे और 15 मिलियन रोजगार सृजित होगा। इसलिए सर्कुलर इकोनॉमी पे विशेष जोर दिया जा रहा है। तो चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड। क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चक्रीय अर्थव्यवस्था के विषय में कथन दिया गया है और यह देखना है कि इसमें इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है? यह तकनीकी प्रगति पर आधारित है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा कथन है, यह दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों में न्यून कर व्यवस्था को अपनाने पर आधारित है। तीसरा कथन है, यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य निर्यात आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना है। चौथा है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई एक अवधारणा है जो हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल देती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? तो इसमें से सही होगा पहला कथन, क्योंकि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है वो अपशिष्ट और प्रदूषण को न्यून करने पे ध्यान देता है। तो यह तकनीक प्रगति पर आधारित है जो अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करता है, अतः कथन पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संसाधनों के दक्षतम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। और दूसरा है, कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो।
तो क्या है दोस्तों, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है? चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है? चक्रीय अर्थव्यवस्था वह होता है जो संसाधनों का पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः विनिर्माण और नवीनीकरण पे बल देता है। तो कथन एक सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था वह भी होता है जो कम से कम इनपुट के साथ अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतः 2 नंबर भी सही है। इस तरह अगर देखा जाए तो दोनों में से दोनों का दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब हरित अर्थव्यवस्था के विषय में समझते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना जो आर्थिक गतिविधियां की जाती है उसे हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हरित नाम से ही पता चलता है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना है, तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना जो आर्थिक गतिविधियां की जाती है उसे हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना। क्या करना? कार्बन उत्सर्जन को कम करना। अब देख लेते हैं हरित अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम उपयोग। हरित अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1989 में ब्रिटेन के कुछ पर्यावरणविदों द्वारा सतत विकास के संबंध में एक रिपोर्ट में किया गया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक था ब्लूप्रिंट फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी। इस रिपोर्ट का क्या शीर्षक था? ब्लूप्रिंट फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी। तो देखें, हरित अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में ब्रिटेन के कुछ पर्यावरणविदों द्वारा किया गया था। यह सतत विकास के संबंध में एक रिपोर्ट में किया गया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक था ब्लूप्रिंट फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी। 2008 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2008 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हरित अर्थव्यवस्था पर पहल प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हरित अर्थव्यवस्था पर पहल कब किया गया था? तो 2008 में, जिसका उद्देश्य पर्यावरण प्रतिकूल क्षेत्रों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास करना था। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण प्रतिकूल क्षेत्रकों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास करना। हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों, हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत होते हैं ग्रहीय सीमाएं, जन कल्याण, सुशासन, कुशलता एवं प्रचुरता और न्याय। क्या क्या होता है हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत? तो ग्रहीय सीमाएं होता है, जन कल्याण होता है, सुशासन होता है, कुशलता एवं प्रचुरता होता है और न्याय होता है। तो ये होता है दोस्तों ग्रीन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं ब्लू इकोनॉमी की तरफ। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुद्री संसाधनों पर आधारित हो। क्या हो दोस्तों? समुद्री संसाधनों पर आधारित हो, उसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत के कुल व्यापार का 90% हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है। भारत के कुल व्यापार का 90% हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है। समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही क्या होता है दोस्तों? ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। चूँकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे में ब्लू इकोनॉमी पर विशेष फोकस बढ़ाकर देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ब्लू इकोनॉमी हुआ। ब्लू इकोनॉमी क्या हुआ? यह समुद्री संसाधन पर आधारित होता है। यह समुद्री संसाधन पर आधारित होता है दोस्तों ब्लू इकोनॉमी। तो आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों गिग इकोनॉमी क्या होता है। क्या गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो सरकारी नौकरी के विपरीत ऐसी अर्थव्यवस्था जो अस्थायी नौकरी के विपरीत अल्पकालीन अनुबंध या फ्रीलांस पर आधारित हो। क्या हो दोस्तों? अल्पकालीन अनुबंध या फ्रीलांस पर आधारित हो, तो उसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गिग इकोनॉमी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अस्थायी नौकरी के विपरीत अल्पकालीन अनुबंध या फ्रीलांस पर आधारित हो, उसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि गिग इकोनॉमी के अंतर्गत क्या होगा? अस्थायी नौकरियां होगी। क्या होगी? अस्थायी होगी। और ये फ्रीलांस पर आधारित है। इसमें पूर्णकालीन कर्मचारी के बजाय अस्थायी कर्मचारी आते हैं। इसमें क्या आते हैं दोस्तों? पूर्णकालीन कर्मचारी के बजाय अस्थायी कर्मचारी आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट में 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं।
कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं? 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। पहला होता है एक पूर्णकालीन और दूसरा समान वितरण करने वाला। तो पूर्णकालीन तो अस्थाई कर्मचारी हो गया, लेकिन जो समान वितरण करने वाला है वो हो गया गिग वर्कर। ये गिग वर्कर ही गिग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी प्रकाशन में स्वतंत्र रूप से कोई लेखक काम कर रहा है तो वह भी गिग वर्कर है। जिस प्रकार ये फ्लिपकार्ट में जो सामान वितरण करने वाला होता है वो गिग वर्कर है, उसी तरह किसी प्रकाशन में स्वतंत्र रूप से काम करने वाला लेखक भी एक गिग वर्कर है। ये लोग मिलकर गिग इकोनॉमी का निर्माण करते हैं। तो देख लेते हैं गिग इकोनॉमी से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, गिग इकोनॉमी से क्या क्या लाभ हुआ है। तो इससे लाभ हुआ है कि महिलाओं को लाभ मिला है, कुछ पार्ट टाइम जॉब करने को मिल जा रहा है, स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है, रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं, पार्ट टाइम जॉब मिल जा रहा है, वस्तुओं एवं सेवाएं सस्ती हुई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, इसी के कारण वस्तु एवं सेवाएं सस्ती हुई है। तो दोस्तों, ये होता है गिग वर्कर। वर्क फ्रॉम होम जो होता है, वर्क फ्रॉम होम ये भी क्या होता है? गिग इकोनॉमी का ही पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होते हैं वो भी गिग इकोनॉमी के पार्ट है। तो दोस्तों, गिग इकोनॉमी का वैल्यू दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिगो इकोनॉमी के विषय में देख लेते हैं कि इंडिगो इकोनॉमी क्या होता है। इंडिगो इकोनॉमी चतुर्थ एवं पंचक क्षेत्र पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्र चतुर्थक एवं पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वही क्षेत्र इंडिगो के अंतर्गत आते हैं। यानी इंडिगो के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र? चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र। इस शब्द को यानी इंडिगो शब्द को मिथाइल फ्रीडमैन ने उपयोग किया था। किसने उपयोग किया था? मिथाइल फ्रीडमैन ने उपयोग किया था। चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है? इंफॉर्मेशन बेस होता है। और पंचक क्षेत्र क्या होता है? डीप नॉलेज बेस होता है। इन दोनों को मिला के इंडिगो इकोनॉमी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या क्या अध्ययन किए, क्या क्या समझें? तो दोस्तों, आज हम लोग समझें चक्रीय इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, गिग इकोनॉमी क्या होता है और इंडिगो इकोनॉमी क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।